प्रेम में यानी खास नजरों पर तो हमारी नजर रहती ही है, लेकिन साथ साथ एक अहम तरीन मामले पर आज गुफ्तगू करेंगे। खास मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और बात नौजवानों की होगी, बात एग्जामिनेशन सिस्टम की होगी और पूरे मुल्क के अंदर एक कानून जिसको नाफिज कर दिया गया है कि कम से कम पेपर लीक से बचा जा सके। लेकिन अब अलग अलग स्टेट्स और यूटीज भी अपने लेवल पर फैसला लेना शुरू कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश पहली ऐसी रियासत बनी है जहां पर एक ऑर्डिनेंस आया। थोड़ी देर में इस पर मुकम्मल तफसीलात रखेंगे कि क्या अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस हिसाब से होगी और कानून की दफात क्या कहती हैं, कितने साल की सजा, जुर्माना कितना, एक एक करके इसकी तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और सबसे पहले आपके सामने 5 बड़ी खबरें रखें फॉर्मेट के मुताबिक, वो 5 खबरें जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। पहली खबर दिल्ली से, जहां पर कोटा से रुकने पार्लियामेंट ओम बिरला, जिनको लोकसभा स्पीकर के ओहदे के लिए एनडीए के मुतफिका उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी दाखिल करा चुके हैं। ओम बिरला जो 17वीं लोकसभा में भी इस ओहदे पर फाइज थे और जनता दल यूनाइटेड के लीडर और मरकजी वजीर राजीव रंजन और ललन सिंह की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई कि उनके नाम का फैसला तमाम एनडीए पार्टियों ने इत्तफाक राय से किया था और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह की तरफ से भी उनकी हिमायत के लिए अपोजिशन से राब्ता किया गया और अपोजिशन की जानिब से के सुरेश ने डिप्टी स्पीकर का मामला जो है उस पर भी मुसलसल लड़ाई एक तरह से शुरू ही हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर वाले मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने के सुरेश को मैदान में उतार दिया है और इस तरीके से यह साफ हो रहा है कि आज़ादी के बाद मुल्क की तारीख में, यहाँ के इतिहास में पहली बार स्पीकर का चुनाव होगा। कल इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जो नंबर्स की आप बात करते हैं या नंबर्स को देखते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कम से कम लीड कर रही है और जैसे हुकूमत बनी उसी हिसाब से कल आपको ओम बिरला फिर से स्पीकर बनते हुए दिखाई देंगे। दूसरी खबर वादी कश्मीर से, जहां पर साल 2020 से केस में तहकीकात चल रही हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां कयूम, जो 2020 के सीनियर वकील बाबर कादरी के कत्ल केस के सिलसिले में आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाबर कादरी को 30 साल की उम्र में 2020 में 2 लोगों ने उस वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया था जब वो श्रीनगर के अंदर अपनी रिहाइशगाह पर बताया जाता है कि मौकिल के तौर पर उनके दुश्मन यहां पहुंचे। अगस्त 2021 में रियासती पुलिस की तरफ से कायम करदा एक खुसूसी टीम ने भी 5 मुश्तबे अफराद के खिलाफ इल्जामात दर्ज किए थे और जब सितंबर में सिक्योरिटी फोर्स ने लश्कर तैयबा के जो आप कह सकते हैं कि टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो उनका एक तरह से शेडो है, वो ग्रुप काम कर रहा था और उसके चीफ कमांडर अब्बास शेख और उनके नायब साकिब मंजूर को हलाक किया, तो कश्मीर पुलिस ने कहा कि साकिब मंजूर बाबर कादरी के कत्ल में भी मुलव्विस था। बहरहाल तहकीकात आगे बढ़ी और मंजूर मियां कयूम, जो पहले से ही आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहे हैं कुछ एक मामलात को लेकर, खास तौर से जब कश्मीर के अंदर बंद या हड़ताल की कॉल्स रहती थी उस दौरान, तो अब उनकी गिरफ्तारी ऑफिशियली हुई है। तीसरी खबर, कल एक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया और आज कई अहम शख्सियात अफसोस का इजहार इस वाक़े पर कर रही हैं। मारूफ आलमदीन, मीरवाइज उमर फारूक, जिनने श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके का दौरा किया और आतिशबाजी से मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुलाकात करके इजहार यकजहती किया। मुश्किल वक्त में उनने यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़े हैं। मीरवाइज ने तबाह आग में राख होने वाली तारीखी बाजार मस्जिद की इंतजामिया के साथ भी इजहार यकजहती किया। इंतजामिया और पुलिस के किरदार की सताइश उनकी जानिब से की गई और कहा कि तबाहशुदा मकानात, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मस्जिद की तामीर नौ के लिए इंतजामिया, कारोबारी तबके और नौजवानों की इज्तमाही कोशिशों पर मजीद काम होना चाहिए, जोर दिया गया। और वहीं गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए मीरवाइज ने कहा कि यह देखना बहुत अफसोसनाक है कि पीर के रोज़ तबाहकुन आग की वजह से बड़ी तबाही हुई और मीरवाइज के मुताबिक आग की वजह से तारीखी बाजार मस्जिद को मलबे के ढेर में तब्दील होते हुए देखना हैरानकुन और अफसोसनाक है। उन्होंने इलाके के मकामी लोगों से बातचीत की और कहा कि इस वाक़े में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दर्जनों मकानात जल गए हैं। मकामी लोगों ने उन्हें बताया कि पुलिस ने एक बड़ा किरदार अदा किया आग बुझाने में, या जो अमला था उसने भी काम किया है और मकामी लोगों ने उनको ये भी तफसीलात फराहम की कि मकामी टेंडर मौके पर देर से पहुंचे, लेकिन ये इंतज़ामी मामला है, उस पर काम करना होगा। और वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि इंतज़ामिया, मस्जिद इंतज़ामिया, कारोबारी तबके, नौजवानों और मकामी लोगों को उनकी इज्तमाही कोशिशों के लिए आगे आए। मज़ीद ज़रूरत है ताकि गुमशुदा अमलाक को दोबारा अच्छे तरीके से दोबारा तामीर किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और एसएसपी श्रीनगर आशीष मिश्रा भी रात देर गए बोहरी कदर इलाके में पहुंचे थे। कल यहां आग लगने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और मीरवाइज आज मुतासरीन से मुलाकात करने पहुंचे थे। चौथी खबर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो काफ़ी मसरूफ नजर आ रहे हैं, सालाना मनात यात्रा शुरू हो रही है और यात्रियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए बालतल बेस कैंप में बेहतर सहूलियात हों, इसके लिए 100 बिस्तरों के अस्पताल का इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा ने किया। उसके अलावा गांधरबल जिले में अमरनाथ यात्रा के बालतल बेस कैंप का दौरा करके वहां अभी जो इकदाम किए गए हैं उसका जायजा लिया।
मुक़द्दस यात्रा के लिए हिफाजती इंतजामात, मुख्तलिफ सहूलियात बशमूल अद्वियात, ऑक्सीजन, पानी, खुराक, सफाई सुथराई, रूट या यात्री कैंप के साथ टेली कम्युनिकेशन या राब्ते का भी जायजा लिया। और आज गांदरबल जिले में जब यात्रा के बेस कैंप पर वो इंतजामात का जायजा ले रहे थे तो उसके बाद सोनमर्ग वो पहुंचे। जम्मू कश्मीर में जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, यूटी सतह के कैंपुरी से भी खिताब किया। कैंप में जो नौजवान हैं उनका हौसला बढ़ाया और स्काउट्स गाइड्स बिलौस खिदमात, नज़्म ज़ब्त, लगन और क़यादत का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसकी तारीफ की और तनूम में इत्तेहाद की कद्र और मुआशरे में मसावत और शमूलियत के लिए तंदही से काम करने की जिंदा मिसाल इस कैंप में शामिल लोगों को करार दिया। पांचवी खबर टॉप 5 में आपके सामने खेल के मैदान से आज एक तारीख बनी। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भारत वर्ल्ड कप जीत कर आए, सिर्फ 2 कदम दूर है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने इतिहास में पहला ऐसा कदम उठाया या पहला ऐसा कारनामा अंजाम दिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरहले के सनसनीखेज मुकाबले में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। मुकाबला 8 रन से जीत लिया और बांग्लादेश को जीत के लिए जहां 114 रन बनाने थे मगर पूरी टीम 105 रनों पर ढेर हो गई। इसके साथ ही अफगानिस्तान सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर गया। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। कप्तान राशिद खान ने बाद में गुफ्तगू करते हुए इसे एक ख्वाब की तकमील करार दिया। और गुज़श्ता रोज़ भी ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 24 रनों से शिकस्त दी थी और वहां पर आपने देखा था कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या थी। भारत की पोजीशन काफ़ी मजबूत नजर आती है। लेकिन अब सबकी नज़रें 27 जून को सुबह का मुकाबला, जहां पर भारत इंग्लैंड के साथ खेलेगा। और पिछले साल भी 2022 में और 23 में आपको याद होगा जो मुकाबले हुए, बल्कि 22 में यही 2 टीमें आमने सामने आई थी और वहां पर इंग्लैंड 10 विकेट से जीता था। लेकिन इस बार बदले की नीयत से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। सिर्फ 2 कदम, वर्ल्ड कप एक तवील मुद्दत से आया नहीं, जीतने की कोशिश होंगी। और दूसरी तरफ सबकी नजरें हैं अफगानिस्तान पर, जिसका मैच साउथ अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका क्या जीतने देगा या नहीं ये सवाल है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बताता है कि बहुत सारी चीजें तब्दील होने वाली। ये 5 खबरें जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने हमने रखी हैं, यहां से अब आगे बढ़ेंगे इन 5 खबरों के बाद। ये तो 5 वो खबरें रहती हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा तज्जिया और तबसरा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, सबसे ज्यादा इन खबरों को देखते और परखते हैं। और अब बात करेंगे उस मामले की जिस पर पूरे देश के अंदर राजनीति काफी हो रही है, सियासत बहुत ज्यादा गर्माई है और मामला है पेपर लीक्स का, जहां पर केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को बाज़ाब्ता तौर पर काम किया और कानून पूरे मुल्क के अंदर लागू हुआ, इसका ऐलान कर दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है पेपर लीक मामले पर। ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई है सरकार। इस ऑर्डिनेंस के बाद इसको कानून की शक्ल देगी और जो भी कोई पेपर लीक करेगा या इस तरह के घिनौने अपराध में या इस काम में मुलव्विस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ इस कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या हो सकती है? 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है इस कानून के मुताबिक। और दूसरी तरफ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है जो शख्स इस तरह का गुनाह करते हुए पाया गया। 2 बड़े पेपर लीक जब हुआ तो उसके बाद कई तरह के सवालात उठे, कई तरह की बातें की गई और पेपर लीक होने की वजह से कई बड़े पेपर्स, प्रेस्टिजियस एग्जाम जिनको हमने देखा कि रद्द करना पड़ा, जिनको कैंसिल करना पड़ा। और क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद सरकार से बहुत और तीखे सवाल पूछे गए। लेकिन इस दौरान योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पेपर लीक के सिलसिले में सख्त कानून की तजवीज पास कर दी है, जिसके मुताबिक इस मामले में कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑर्डिनेंस में जो मुजरिम होंगे उसके खिलाफ 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा तक का इंतजाम किया गया है, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है। और रियासत के अंदर, पूरे राज्य के अंदर कई भर्ती एग्जाम्स हैं जिनमें बेज़ाब्तियां पाई गई और इन अनियमितताओं को लेकर सरकार काफी सख्त नजर आई, खासतौर पर कांस्टेबल की भर्ती, इसके अलावा रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भर्ती। ये जो तमाम इम्तिहानी पर्चे थे, पेपर थे, वो लीक हुए और इसके बाद पूरे निजाम पर सवाल उठ गए। लाखों उम्मीदवारों की मेहनत पर पानी फिरा, जाया हुई और इदारे भी सवालों के दायरे में आए। लेकिन इदारा या सरकार कैसे जवाब देती है, इसके लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अब अपनाना शुरू कर दिया है योगी सरकार ने, जहां वो मुसलसल ये दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर कर ली गई है। इस दौरान अगर कहीं पर सवाल उठे, कहीं पर पर्चा लीक या पेपर लीक को लेकर प्रशासन पर सवाल उठे, अधिकारियों पर सवाल उठे, तो न सिर्फ प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको भी ठीक किया जाए, बल्कि कानून के दायरे में लाकर जिसने भी कोई अपराध किया है, खासतौर से ये अपराध जिसमें लाखों नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हुई, उन कसूरवारों को
कटघरे में खड़ा भी किया जाना चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे। आपको याद होगा कि रिजर्व सिविल पुलिस की 60,244 पदों पर भी भर्ती के लिए 48 लाख से ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने इस पेपर में शिरकत की थी और लोकसभा इलेक्शन से पहले 18 और 19 फरवरी को हुए जो रिटन एग्जाम्स था उसका पेपर लीक हो गया था और ये एग्जाम 24 फरवरी को उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। पेपर लीक होने की वजह से दोनों जो सेशंस थे एआरओज आरओ से जो इम्तिहानात थे उनको भी मंसूख करना पड़ा। ये सारा सिलसिला चल रहा था जिस दौरान सवालात उठे और हुकूमती सतह पर कोशिशें भी अब तेज हुई हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के बाकी कई राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, और इस लिस्ट को जब आप और लंबा खींचेंगे देखेंगे तो जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो जाता है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पेपरों में गड़बड़ी के आरोप लगे। उसके बाद बात सीबीआई तक पहुंची, स्टेट लेवल पर पुलिस ने कदम उठाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, जो आज सुबह भी हमने आपको बताया था कि एक किंग पिन जो एग्जाम को एक तरह से पेपर लीक करने वाला जो शख्स था उसको भी गिरफ्तार किया गया। और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने 11 फरवरी 2024 को जो प्रिलिमिनरी एग्जाम था 2023 का आरओ एआरओ का वो करवाया था, लेकिन इससे पहले भी पूरे राज्य के अंदर बाकी जो पेपर्स थे लीक होने के मामले सामने आ चुके हैं। वो कब आएगा? चलिए जरा इस मामले पर और बात करते हैं। लाखों ऐसे बच्चे थे, लाखों ऐसे नौजवान जिन्होंने, हमने देखा कि एग्जाम दिया। अब शायद तैयारियां इस बात के लिए चल रही थी कि किसी को अच्छी, किसी को शायद बुरी खबर आती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में किसी ने पास, किसी ने फेल होता है। लेकिन जब सारा सिस्टम ही इस तरीके से फेल कहीं पर हो जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी भी है। इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ गौरव पांडे भी ज्वाइन करेंगे जो हमारे संवाददाता हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जो अब इस बार करने जा रही, क्या ये कदम उठाने के बाद जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो पाएगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अंशु अवस्थी साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अंशु जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। हमारे साथ स्वनजीत सिंह साहब भी हैं जो तर्जुमान हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमें ज्वाइन किए हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम आपको भी कहेंगे। पहले जरा मैं आपके पास आऊंगा स्वनजीत सिंह साहब की, सरकार अपने लेवल पर फैसला ले रही है, इतने बड़े स्तर पर पूरे सिस्टम पर सवाल उठे। केंद्र सरकार ने पहले फैसला लिया, राज्य सरकार ने अब अपने हिसाब से फैसला लिया और पहला कदम उसमें कि ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया है। जो असल में पिन पॉइंट है कि इस सारी गड़बड़ी को विद इन सिस्टम अगर कोई करवाता है उसको कानून के दायरे में लाया जाए, कटघरे में खड़ा किया जाए, न्याय हो, बच्चों के साथ कोई ज्यादती ना हो। इन सब के पीछे मकसद एक ही है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के लाने के बाद जब ये कानून की भी शक्ल लेगा, जो असल में उद्देश्य है वो क्या हासिल हो पाएगा? जो सिस्टम के अंदर फेलियर या करप्ट लोगों को बाहर निकालने की कोशिश है और इसके अलावा भी कोई सिस्टम में अगर गड़बड़ी करता है तो उसको भी इस कानून के तहत सजा दी जाएगी। वो उद्देश्य कम से कम इस कानून के बनने के बाद आपको लगता है कि पूरे हो जाएंगे? पहले तो आपके गुलिस्तान न्यूज चैनल के सभी जो हमारे देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार जी। ये आज बहुत बड़ी पहल हमारी सरकार ने की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ये आज से पहले जो समाजवादी सरकार थी या जो भी सरकारें आई, इन्होंने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। आज तक पेपर समाजवादी सरकार में हर पेपर लीक होता था, हर चीजें होती रहती थी, लेकिन कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारी सरकार इस चीज को लेके आई है कि 2 साल से लेके आजीवन कारावास, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रस्ताव हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है, हमारी केंद्र सरकार ने भी पहले प्रस्ताव दिया। तो ये आगे आने वाले समय में आप देखना कोई भी पेपर लीक नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग पहले जो है अपने लोगों को बैठा देते थे, सब चीजें करते रहते थे, तो वो चलता रहता था। लेकिन हमारी सरकार ने अब बहुत ये निर्णय लिया है, कठिन निर्णय लिया है, और इसमें अब आप आगने वाले समय में देखना कि कोई भी वैकेंसी में कहीं भी कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन स्वनजीत साहब, यहाँ पर सारा सवाल जो है वो अकाउंटेबिलिटी का है, ट्रांसपेरेंसी का है, पारदर्शिता का है। पिछले 7 वर्षों से आपकी सरकार रही है, फिर भी अगर आप आरोप दूसरों पर लगाते हैं और सवाल के बजाय
आप जवाब देने के बजाय सवाल ही वापस करेंगे तो फिर ऐसे मामला तो शायद हल नहीं होगा। मैं बिल्कुल सराहने मान रहा हूं, लेकिन बात यह है हमारी सरकार आई, उसने ये कानून तो बनाया। हमारी सरकार में पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये आने वाले समय में अब कुछ हो गए हैं तो इसमें हमारी सरकार ने बैठ के कानून बनाए। इनकी सरकार में क्या होता था कि एक जगह एक ही समाज के लोग, वो एसडीएम भी वही रहेंगे, सारे प्रभारी भी वही रहेंगे पुलिस चौकी थाने के, इनका तो काम ही ये था। और पेपर लीक का बात ऐसी है कि समाजवादी सरकार में आपने देखा होगा पहले की क्या स्थिति थी, कैसी स्थिति थी। हमारी जब से सरकार आई है तब से बिल्कुल पारदर्शिता बिल्कुल सामने है सबके। अपने लेवल पे कुछ भी हो जाए, कानून बने, सजाएं किसी को दी जाए, लेकिन इन बच्चों को क्या जवाब दिया जाएगा जो सेटिस्फाइड नहीं है अभी भी, जिनके पेपर लीक होने के बाद भी, जिन्होंने नंबर्स अच्छे लिए, अपनी मेहनत से भी, चलिए कुछ गड़बड़ी है ठीक है, जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं, लेकिन उन बच्चों को भी तो कोई जवाब देना पड़ेगा, सिस्टम में बैठे लोगों को जिनकी 4-4, 5-5 साल की मेहनत पर पानी फिरा है। मैंने भी बीटेक किया है, मैंने भी ये चीजें फेस की हैं कि जब मैं 2013 का पास आउट था, मैंने भी जो है 2-3 एग्जाम दिए आरओ एआरओ का, वो सारे पेपर लीक हो जाते थे समाजवादी सरकार में। तो बड़ी दिक्कतें हुई। ये दिक्कतें तो होती हैं बच्चों के सामने, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का हल जहां तक मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त निर्णय लेते हुए ये कदम उठाया है और ये बहुत जरूरी था। ये मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, ये पूरे भारत में बहुत जरूरी है ये सब चीजें। तो कब तक ये एक्सपेक्ट करें कि ये कानून की शक्ल ले लेगा, ये जो अभी ऑर्डिनेंस आया है? ये बहुत जल्द, इस पर समय नहीं लगेगा, ये बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, जरा रहिए, बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, जरा अंशु जी के पास भी चलते हैं। अंशु जी, आरोप आप पर भी लग रहे हैं, विद इन सिस्टम जो डिफॉल्टर्स थे या जिन लोगों की नाकामियां रही, जो इस सारी चीजों के लिए जिम्मेदार थे, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लाखों लोग एक साथ परेशान हुए, विशेषकर बच्चे, उस पूरे सिस्टम के लिए आप जिम्मेदार थे, ये बीजेपी कह रही है। ओवरऑल अगर पूरे देश के अंदर आप कह रहे थे कि कानून लागू होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एंटी पेपर लीक लॉ भी सरकार शुक्रवार को लेकर आई है, लागू कर दिया गया है, अब राज्य सरकार ने भी अपने लेवल पर फैसला ले लिया है, वो भी काम करने के लिए पहला कदम बढ़ा चुकी है, तो फिर आपत्ति किस बात की? आपको इस वक्त कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है कि कम से कम गुनहगारों को, जो लोग इस बड़े पाप में हाथ जिनके थे, उनको सामने लाया जाना चाहिए? और सरकार जब कोई पहल कर रही है तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपको जवाब देना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। ये क्या हुआ है इसका कि पाकिस्तान 19-20 पेपर लीक होके उसके बाद ये 8-9 साल सरकार के हो गए। उत्तर प्रदेश में पहला कदम कौन सा उठाइए? 9 साल में पहला कदम कौन सा? 9 साल के बाद किस चीज का पहला कदम है ये? आरोप लगाने का नहीं, मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं। जब ऑर्डिनेंस लाया, वो कह रहे हैं कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं, ये इनकी सरकार में कौन सा ऑर्डिनेंस? इस तरीके के पेपर के बंडल बीजेपी रोज शाम को बनाती है, कूड़ेदान में फेंक देती है। अगर फेंकती ना होती तो 9 साल में 19 से ज्यादा पेपर लीक हो गए उत्तर प्रदेश में। इस तरीके के बंडल, तमाम ऐसे बंडल बने पड़े हैं। इससे पहले भी तो लाए थे ये बहुत से ऑर्डिनेंस। आपको याद है यूपीएसएसएफ, आपको याद है उत्तर प्रदेश में इन्होंने गौ रक्षा कानून को लेकर बातें की थी। ये सब चैनलों पर आकर सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बातें करते हैं। इनकी इच्छा शक्ति नहीं बची है, ना तो इनके अंदर सरकार चलाने की काबिलियत है। 9 साल हो गए, 9 साल, 19 पेपर, यानी कोई बाबू का पेपर हो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर हो, डॉक्टर का पेपर हो, इंजीनियर का पेपर हो, कंपाउंडर का पेपर हो, एक भी पेपर नहीं करा पाए, एक भी मिनिस्ट्री। आप इससे समझिए सिर्फ सरकार की बात नहीं है। देखिए, जब किसी विभाग का एग्जाम होता है तो उससे संबंधित मंत्रालय, मंत्री, प्रमुख सचिव इन्वॉल्व होता है। हर एक विभाग के पेपर हो गए, चाहे वो पावर कारपोरेशन हो, इंजीनियरिंग का यूपी जल निगम का पेपर हो, स्वास्थ्य विभाग का पेपर हो, लेखपाल परीक्षा हो, पुलिस परीक्षा हो, कोई रख लो आप, डॉक्टरों का स्वास्थ्य विभाग का हो गया जी। एक भी, यानी कि इससे पता चलता है कि एक भी सरकार में काबिल मंत्री और उन पदों पर बैठे लोग इतना सक्षम नहीं कि एक पेपर करा पाए। नौकरी देना तो छोड़ दीजिए, नौकरी दूर की बात हो गई। लेकिन अंशु जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके की अहंकारी भाषा बोल रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं, ये देखकर मुझे कष्ट नहीं हो रहा, मेरे साथ साथ इस प्रदेश के नौजवानों को भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि उन्हीं आरोपों के दम पर आप 2017 में सरकार पर आए थे।
आपको जनता ने जनादेश दिया, आपको 300 से ज्यादा सीटें दी, इसलिए दी थी कि आप चैनलों पर बैठकर आरोप लगाएं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से पेपर लीक हो रहा है, भाजपा की वजह से लीक हो रहा है, सपा की वजह से हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ संभल नहीं पा रहा, और आप हम पर सवाल खड़ा करते हैं ये याद है वो याद, ये हमको इस तरह से याद दिला रहे जैसे वो एक छोटे बच्चे को इमला याद दिलाया जाता है। भैया यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं बैठा, ठीक है, आपने आरोप लगाए, जनता ने आपको जनादेश दिया, आपने क्या किया? एक मिनट, आपने 9 साल में क्या किया, इसका जवाब दीजिए। स्वंजी जी 1 मिनट, मैं जरा पूरी बात आपने 9 साल में क्या किया इस प्रदेश के लिए, इसका जवाब दीजिए। आप एक भी पेपर सक्सेसफुल क्यों नहीं करा पाए? 19 पेपर लीक हो गए, 19 पेपर, मैं पढ़ के बता देता हूं कौन कौन से पेपर है। अच्छा ठीक है, 19 पेपर लीक हो गए, ये लोग अभी भी एक बात मुझे बताइएगा अंशु जी, स्वंजी जी 1 मिनट, मैं पेपर बता देता हूं। 1 मिनट 23 अगस्त 2017, 1 मिनट अंशु जी, सरकार मार्च में बनी, 23 अगस्त 2017 को सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक। 1 मिनट जरा रुक जाइएगा। फरवरी 2018 में यूपी केएनसीएल पावर कारपोरेशन जेई का पेपर लीक। अंशु अवस्थी, फरवरी 2018 में फिर से यूपी पुलिस का पेपर लीक। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर का भ्रष्टाचार लीक। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक। 41,520 सिपाही भर्ती का पेपर लीक। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक। अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक। कांग्रेस वालों, आपने बहुत पेपर लीक हो गए, पानी पीना पड़ेगा बोलने के लिए। अच्छा अंशु अवस्थी, अगस्त 2021 में पेट का पेपर लीक। अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक। अवस्थी साहब, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो यहाँ यूपी टेट का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, एनडीए पेपर लीक, एसएससी पेपर लीक, यूपी पुलिस का पेपर लीक। शायद मेरी आवाज फिर से हो गया यूपी टेट पेपर लीक और अधीनस्थ आयोग का पेपर नहीं करा, निरस्त कर दिया। अंशु साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? अंशु साहब लगा सकते, मेरी बात भी जरा सुन लीजिए। मैं कह रहा था कि आप, आवाज तो पहुंच रही है लेकिन आपकी आवाज सरकार को नहीं पहुंच रही। ठीक है, वो पहुंचा दीजिए ना। पहुंच रही थी तो कम से कम ये लोग कुछ काम करते, ये गंभीरता से नहीं लेते युवाओं की आवाज को। आप जो युवाओं की आवाज को इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, इसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आपको मैंने इसीलिए बुलाया है, आप वाजिब सवाल करें, ठीक है, प्रवक्ता भी जवाब देंगे और सरकार तक भी बात पहुंचेगी। मेरा सवाल यह था कि जो 18-19 पेपर आप गिनवा कर बता रहे हैं, कभी भी पेपर लीक हुए, सारा इनजस्टिस है, लेकिन इस अन्याय को खत्म करने के लिए ऑप्शन एक होता है कि कानून बनाए। आज जब कानून बनाने की बात हो रही है तो तब आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? इन्हें राजनीति करनी है ना, इन्हें हर मुद्दे पे राजनीति करनी है। ये एक मिनट, मैंने अंशु जी से सवाल किया। कौन बीच में बोल रहा है? इनको चुप कराओ। अंशु जी, ये वो जवाब देंगे आपके सवालों का, जरा जल्दी से बात। मैं बोलूंगा नहीं, कभी आप साथ आए हैं, कांग्रेस कभी साथ आई है। स्वर्ण जी 1 मिनट रुक जाइएगा। कोई भी, कौन है भैया ये? अंशु जी आप कंटिन्यू करें जल्दी से। चुप कराओ, इनको बोलने की बीमारी है। ठीक है, वो चुप हैं, आप बताएं जल्दी से। कोई भी कानून बने, इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, क्या किसी कानून की जरूरत पड़ी पेपर लीक रोकने के लिए? सच्चाई ये है, जब आप नकल माफियाओं को संरक्षण देंगे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में यूपी का पेपर लीक हुआ, 41,520 पुलिस अभ्यर्थी का। जो पुलिस अधिकारी जिसने उस माफिया को पकड़ा, उसका नाम था चंद्रमा प्रसाद यादव। आपने क्या किया? उस एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया। आप प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर देते जो बरेली में दंगा रोकता है। दूसरा, इच्छा शक्ति नहीं बची है, बेथक चुके हैं, कोई काम नहीं कर सकते। एक भी मंत्रालय यदि सफल पेपर करा लेता तो मैं मान लेता कि भैया ये मंत्री बहुत सफल है, इसे मुख्यमंत्री बना दीजिए आप लोग। अच्छा, ऑप्शन क्या है? मुख्यमंत्री जी से मंचों से पेपर लीक रोकते हैं, आप ही बता दीजिएगा करना क्या चाहिए। ऑप्शन है ना, ऐसी सरकार को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, जो उत्तर प्रदेश में एक पेपर नहीं सक्सेसफुल करा पा रहे हैं। ठीक है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और अगर इन्होंने नैतिक अधिकार को, अगर ये अपने मंच से नहीं हटे,
अगर अपने मन से नहीं हटे तो जनता 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। पानी पी लो भाई साहब, गला सूख गया होगा, सुपड़ा साफ कर देगी 2027 में। पानी तो पियो, पानी तो पी लो, पानी पी लो। संजीत आप जवाब दें जल्दी से। मैं बता रहा हूँ, पानी जनता पिलाएगी 27 में आपको। ये जो आप युवाओं को पानी पिला रहे, पानी आपको पिलाएगी जनता, चिंता मत करो। ख्वाब रह जाएगा, पानी पिलाएगी और पानी पिला के आपको बुक करेगी बाहर सत्ता के। विपक्ष में बैठ रही है आप, आपको कुछ करना तो है नहीं ना, आप युवाओं के साथ ना आपको कुछ करना है। वो जनता तय करती कौन पक्ष में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। झूठे लोगों का चरित्र सामने आ चुका है। वो जनता तय करती, जनता 2027 के लिए तय कर चुकी है। अरे किसे लिया है? इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। तो ये पेपर लीक करने वाले, नकल माफियाओं को संरक्षण देने वाले, दलितों पर अत्याचार करने वाले, पिछड़ों के लिए जाति जनगणना पर अपना मुंह बंद रखने वाले, किसानों की हत्या करवाने वाले लोगों को जनता 2027 में सफाया करेगी। सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, आप जो है सरकार को वोट, युवा सबसे ज्यादा युवा सरकार को वोट दे रहा है। और केंद्र की सरकार तो कभी भी गिर सकती है, अल्पमत में है। जनता ने तो आपके खिलाफ जनादेश दिया, आपने तो जबरदस्ती सरकार बना रखी है। ये कानून आना चाहिए, आपने तो नहीं किया कांग्रेस पे कभी भी। कांग्रेस पे कौन सा ऐसा होता पेपर जो लीक नहीं हुआ आज तक? बस ये हंसी और बेचारे कानून से रोकेंगे। अरे इच्छा शक्ति बची नहीं, क्या कानून की बात कर रहे हो आप? के साथ छल कर रहे हैं। इस तरह के कागज रोज छपते हैं सत्ता के गलियारों में। आप आने वाली आज आपको जो देख रहा है, ये युवाओं को गुमराह कर रहे हैं इस तरह कानून बनाकर। अरे आप नकल माफियाओं को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे और कानून लाकर आप रोक देंगे पेपर लीक। आपके यहाँ रहते थे नकल माफिया, हमारे यहाँ जो पेपर लीक हुआ वो तुरंत कैंसिल हुआ। उसके बाद हमने जो प्रस्ताव लेके आए, भाजपा के लोग समझ नहीं पा रहे क्या करें। अच्छा ठीक है, मैं जरा गौरव से भी एक जवाब ले लेता हूँ। हमारे संवाददाता हमारे साथ, रुक जाइए दोनों, हमारे साथ गौरव है। गौरव, अब तो ये शुरुआत एक हुई है कि उन तमाम दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए, सजाएं दी जाएं जिन लोगों ने इस तरीके से बड़े अपराध किए हैं। और एक नहीं, बैक टू बैक पेपर्स जिस तरीके से अंशु भी गिनवा रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी भी गिनवा रही है कि कब कब पेपर लीक हुआ, ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, यहां से आगे योगी सरकार क्या इसी अगले सत्र में जाकर इसको कानून की शक्ल देने वाली है? और बहुत जल्द अगले 2-3 महीनों के दौरान हम देखेंगे कि जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली सजाएं तय होना शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए बहुत वक्त लग गया यहाँ तक आते आते। दरअसल एक लंबा समय जब पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद एक लंबे समय से जांच चलने लगी, जांच के बाद कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने बयान को कई बार बदला। वाकई काफी शर्मनाक है, चूंकि देश भर में नीट के बाद एक यूजीसी नेट जो देश की तीसरी सबसे बड़ा एग्जाम होता है, सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, वो लीक हो जाता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जाकर के जब ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ऑर्डिनेंस को जब जो नया कानून है उसको बनने में लगभग 2 से 3 माह लग जाएंगे। लेकिन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और ताउम्र की जो सजा है वो अपने आप में एक जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया है। लेकिन ये कदम बच्चों के भविष्य को कितना सुरक्षित करेगा ये तय समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कदम भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए जरूर सराहनीय कदम है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन बहुत देर हो गई ये नियम आते आते, और इस कानून को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, न कि इंतजार करना चाहिए था कि कई बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो जाए। अब जब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, पूरे देश की बात करें, नीट के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं, यूजीसी नेट के अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर हैं। लगातार विपक्षी दल भी मांग उठा रहे हैं, तब जाकर के प्रस्ताव लाया गया कि एक मुकर्रर सजा मुकर्रर की जाए उस पर और जुर्माना किया जाए। ये जुर्माना और जेल ये तय नहीं करेगी बच्चों का भविष्य। लेकिन अच्छा गौरव, एक चीज मैं और भी आपसे जानना चाहूंगा, नेशनल लेवल के एग्जाम्स तो जिनको हमने देखा कुछ को रद्द किया गया, कुछ को कंटिन्यू, बात 17 जून को सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची जब नीट का जो परीक्षाओं के जो रिजल्ट्स थे वो 4 जून को सामने आए। मगर जो राज्य स्तर पर एग्जाम्स हुए हैं जिनमें पुलिस तक के भर्ती घोटाले की बात अभी कांग्रेस प्रवक्ता गिनवा रहे थे, ये जितने भी अभी तक स्टेट लेवल पर घोटालों की बात सामने आई जिसमें जांच हुई है, गिरफ्तारियां अब तक कितनी एक हुई और कौन कौन लोग ये हैं? विद इन सिस्टम जो लोग थे वो थे या कुछ बाहर से कुछ ऐसे माफिया हैं जो सिस्टम में बैठे लोगों के साथ मिलकर इस तरह का काम कर रहे थे? देखिए, तमाम जो एग्जाम, आरओ का एग्जाम हुआ वो लीक हुआ, उसके पहले पीओ का एग्जाम हुआ वो लीक हुआ, पुलिस भर्ती लीक हुआ,
इन सभी में जांच चल रही है, जांच और जांच, सिर्फ जांच चल रही है। अब तक जो गिरफ्तारी है, ना अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी की गई पुलिस की ओर से कि इनको गिरफ्तार किया गया, ना सरगना का पता चला। राज्य स्तर पे भी जो एग्जाम लीक हुए हैं, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने गिनाए भी, उन सब पर सिर्फ जांच की आंच लटकी हुई है। अब तक उस पर भी कोई कार्रवाई होती दिखी नहीं। लेकिन उसके एवज में जहां एक और नेशनल एग्जाम लीक हो जाते हैं, नेशनल एग्जाम में धांधली हो जाती है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, वहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बार बार अपना बयान बदलना पड़ता है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान उठता है कि जब देश के टफेस्ट एग्जाम, देश के सबसे बड़े एग्जाम्स को, राज्य के सबसे बड़े एग्जाम्स को करा पाने में सरकार नाकाम है, तो आखिरकार भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित? बहुत मुश्किल है। स्वनजीत, एक बात का जवाब दीजिएगा, वाकई में आपकी सरकार स्टेट लेवल पर, अंशु मैं आऊंगा आपके पास, स्टेट लेवल पर आपकी सरकार वाकई में इतनी संजीदा है या नहीं, या फिर उपचुनाव भी आगे हैं तो शायद उससे पहले कहीं पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए भी इस तरह का कदम उठाया गया हो? ऐसा कुछ नहीं है माननीय जी, ये हम लेके आए हैं प्रस्ताव। देखो आप पहले देखते हो कि पहले जांच भी नहीं होती थी, ऐसे ही पहले पूरे पेपर लीक हो जाते थे, उसके बाद भी उन्हें सब बैठा दिया जाता था। लेकिन आज हमारी सरकार में अगर कोई पेपर लीक होता है, कहीं हमें कुछ पता चलता है या कुछ आज तक हुआ है, तो वो तुरंत पेपर कैंसिल होता है। इनकी सरकार में जो इनके कोई भी पेपर 19 पेपर लीक हो गए और कोई भी पेपर लीक होता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 19 पेपर। एक मिनट अंशु, आपके पास होगा, 1 मिनट रुकिएगा, स्वर्ण को अपनी बात कंप्लीट कर दी। आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। एक लिस्ट आई कि 100 लोग आपने तो नकल माफियाओं की फौज भर्ती कर ली। पहले तो एक आधा लीक होता था, आपने 19। एक मिनट अंशु आप जरा रुक जाइएगा, मैं आपसे भी जवाब दूंगा, आपको समय मिलेगा। स्वर्ण एक बात बताइएगा, स्वनजीत एक बात बताइएगा, जांच अप्रैल के महीने से भी चल रही है, निकला क्या, कितने लोग गिरफ्तार किए अब तक? नहीं, गिरफ्तारी हो रही है, जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है। आपने देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा पटना में भी गिरफ्तारी हुई है, गुजरात में भी गिरफ्तारी हुई है। भर्ती करनी थी नौकरियों की, नौजवानों की भर्ती इन्होंने की है नकल माफियाओं की, अपनी बातें बोलेंगे, इसलिए वही काम हो रहा है। समय में तो एक भी पेपर इस सरकार ने नकल माफियाओं की भर्ती की है। एडमिट भी किया उन्हें। ये तो फर्जी बातें करनी है इन्हें, ये नहीं करना कि बच्चों का भविष्य कैसे होगा, आने वाले समय का भविष्य कैसे होगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए कानून तो बन गया, लेकिन जांच के बाद गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। भविष्य खत्म होगा तभी बच्चों का भविष्य बचेगा। समय तो दीजिए आज। अंशु एक मिनट, आप भी ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, इसके बाद अंशु के पास में जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ थोड़ा समय तो दीजिए, ये तो जल्दबाजी कर रहे हैं, इनकी बस की बात तो कानून लाना है नहीं, क्योंकि इनके लोग ही बैठे हैं सब जगह, इन्हें तो कराना ही हुआ है, एक समाज के लोगों को बैठा के और जो है सारे पद उन्हें बांटने हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये दांतीबाजी नहीं है, अगर पेपर लीक हुआ तो उसे तुरंत कैंसिल किया गया, कैंसिल करने के बाद उसमें आगे कार्रवाई हो रही है, जांच का विषय है, जांच होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। जो माफिया है उन्हें आगे से कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है अंशु विश्वास दिला रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, सब्र करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा और रुक जाइएगा, इतना समय तक आप रुक गए हैं, 7 सालों तक अगर सब्र किया अंशु, तो थोड़ा सा समय और क्यों ना दिया जाए? आप बिल्कुल थोड़े दिन और रुक जाएंगे, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे, तभी कुछ काम हो पाएगा। आप एकदम सच बोल रहे हैं, रुकना ही पड़ेगा। हमें पता चला कि जनता ने एक गलती कर दी है तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें तो कोई नैतिकता है नहीं कि ये इस्तीफा दे दे और चले जाए। तो जनता ईद की विदाई 2027 में करेगी। देखिए सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि प्रदेश की सरकार ने नौकरियों की भर्ती के बजाय नकल माफियाओं की भर्ती की है, इसीलिए ये हालत है। ये जो है बस इन्हें राजनीति करनी है, राजनीति से अलग कोई काम नहीं है। आपको नकार दिया है जनता ने, आप घर बैठिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, पानी पीजिए आराम। भैया आप नकल माफियाओं को संरक्षण दीजिए, हम तो राजनीतिक दल हैं, हम राजनीति करेंगे। आप नकल माफियाओं को संरक्षण दीजिए, दलितों पर अत्याचार करिए, पेपर लीक कराइए, हम राजनीतिक दल हैं, तो राजनीति करेंगे। अगर जनता का सवाल उठाना राजनीति है तो हम तो ऐसी राजनीति करते हैं। अगर युवाओं को भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना है तो हम तो उठाएंगे। इससे आप आपको राजनीति लगती तो आपको करने, हम तो राजनीति करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी को 2:30 बजे रात को जलवा देते हैं, अगर उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति है तो हम तो वो राजनीति करेंगे, क्योंकि आप लोग तो पेपर माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आपको राजनीति करने का समय कहाँ है?
राजनीति करने का समय होता तो आप पेपर माफियाओं के साथ नहीं खड़े होते। आप पेपर लीक नहीं कराते। आप लोग तो पेपर लीक में शामिल हैं, बीजेपी के नेता। बताइए, आपको 1 करोड़ उनको संरक्षण है। दिक्कत है। अगर संरक्षण नहीं होता तो 19 पेपर नहीं लीक होते। मुझे आप बताइए आज तक की ऐसी कोई सरकार पूरे देश में बताइए जहां 19 पेपर लीक हुए हों। एक समाज के लोगों को जॉब नहीं मिलेगी यहाँ। रंजीत जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप बीजेपी की तरफ से बैठे हुए जो भी आप, मुझे नहीं पता आप कौन है, अगर कोई देश की ऐसी सरकार बताइए जहां पर 19 पेपर लीक हुए, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनने में समय लगता है। 19 पेपर एक समाज के लोगों को बैठा दिया जाता था। आपके समय कोई ऐसा राज्य बताइए जहां पर 19 पेपर लीक हुए हो। कोई ऐसा पेपर था? चलो आप बता दो कौन सा पेपर, आप नाम बताओ, किस राज्य की बात कर रहे हो, पेपर के नाम बताओ, मैं गिनाता हूँ 19 पेपर। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं खुद उत्तर प्रदेश से देखो ये हवाई लफाजी नहीं चलेगी, पढ़ लिख के आना पड़ेगा। पेपर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों का। संजीत सिंह और अंशु अवस्थी कांग्रेस और बीजेपी से हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कुल मिलाकर बात कुछ भी हो, लेकिन एंटी पेपर लीकिंग कानून के तहत पर्चा अगर कोई लीक करता है या किसी भी तरीके से जवाबी पर्चों के साथ या जो आंसर शीट है छेड़छाड़ करता है, तो किसी भी मुल्जिम को कम से कम 3 साल की सजा दी जाएगी और जिसे ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा मुल्जिमान से 10 लाख रुपए जुर्माना, जो हमने देखा कि शुक्रवार को कानून लागू हुआ। वहीं स्टेट लेवल पर कानून लागू करने के बाद क्या उन लोगों पर सख्ती होगी या नहीं जो असल में गुनाहगार हैं, जो सिस्टम के अंदर भी हैं, सिस्टम के बाहर कुछ लोगों के साथ राब्ते में है, और उन बच्चों की जो 4-4, 8-8, 6-6 साल तक सख्त गर्मी या फिर सख्त किस्म की ठंड या फिर मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस के बीच आज भी इम्तिहानात के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में बैठकर मेहनत तो करते हैं, लेकिन बाद में नतीजा ये आता है जो पिछले कुछ समय से हम पर्चा लीक या पेपर लीक होने का देख रहे हैं। वक्त और भी शायद हमें मौका दे सकता है, मगर इंतजार हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं उसका भी करना होगा कि जो कानून बनाया गया इसके तहत कितने लोगों को असल में सजाएं दी जाती हैं, जो असल में मास्टरमाइंड है दीवार के पीछे उनको कब बेनकाब किया जाता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही।